और एक क्लास आज हमारे पास एक और लेक्चर है फॉर द चैप्टर द सेल। तो अगर हम एक रिकैप करें कि हमने लेक्चर सेल का चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने बेसिक चीजें सेल के बारे में पढ़ी थी, हमने सेल थ्योरी डिस्कस करी थी, हमने माइक्रोस्कोप्स पढ़े थे, हमने माइक्रोस्कोप की काइंड्स पढ़ी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेल को आइसोलेट करने के लिए टेक्निक्स पढ़ी थी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके हम सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं या फिर उनको आइसोलेट कर सकते हैं। तो टुडेस टॉपिक हमारा जो है वो है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन उनकी बताऊं तो हमारे पास एक चीज होती है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिससे हम काफी फेमिलियर हैं, जो कि काफी दफा डिस्कवर भी हो चुकी है कि हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होना जरूरी होता है। तो वो सेल्स जिनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं, वो सेल्स हमारे पास यूकैरियोट्स कहलाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स एज कंपेयर टू वो सेल्स हमारे पास होते हैं जिनके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। उनके पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनल मौजूद नहीं होता जिसके अंदर उनके क्रोमोसोम या फिर डीएनए हो। उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो सेल के अंदर फ्रीली घूम रहे होते हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। उन सेल्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस। उनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स के अंदर। They also contain chromosomes and a variety of membrane-bound organelles like mitochondria, Golgi apparatus, lysosomes, plastids, etc. in their cells, which contribute structural and functional organization to the cells. हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। उनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास। और हमारे पास तरह तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स से मुराद ये कि ऐसे ऑर्गेनल्स जिनकी अपनी भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडीज हमारे पास हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोजाइम हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर कॉमन होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यूकैरियोटिक्स के अंदर। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल नहीं होता, लेकिन उनका जो वो एक सेल होता है वो सेल यूकैरियोटिक होता है। तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट होंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्योंकि क्या होते हैं, जिनके सेल्स के पास एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो हमारे पास अगर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो वो भी यूकैरियोटिक होगा। अगर हमारे पास मिलियन सेल्स वाला भी ऑर्गेनिज्म है तो वो भी यूकैरियोटिक होगा, गिवन कि उन दोनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए। अगर उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो सेल्स हमारे पास प्रोकैरियोट्स की तरफ शिफ्ट हो। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑन द अदर हैंड, प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। इनके पास एक न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है और इनका जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इनका न्यूक्लिक मटेरियल होता है, जो इनका हमारे पास क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है, जो डीएनए हमारा होता है, इनका प्रोकैरियोटिक्स का होता है, वो फ्रीली लाई कर रहा होता है। Their nucleic material is usually coiled and concentrated in a region of the cell called the nucleoid. ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं होते। इसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं सही से, तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोट्स जो हमारे पास हो गए, इनके अंदर इनकी क्या डेफिनेशन होती है कि इनका ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस इनके पास मौजूद होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि ये मेरे पास सेल है, इस सेल के पास अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस मौजूद है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन्स है, जो भी आप बोले जेनेटिक मटेरियल, वो मौजूद है। लेकिन क्या है, एक परफेक्ट सेल के पास एक न्यूक्लियस मौजूद है। एज कंपेयर टू हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस मतलब वो कि उनका न्यूक्लियस जो होता है वो झूठा न्यूक्लियस होता है, मतलब वो न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ आपको लग रहा होता है कि वो न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल, इनके सेल्स कैसे होते हैं? इनका सेल हमारे पास ऐसा है,
इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बस ऐसे रखा हुआ होता है, बस ऐसे करके रखा हुआ होता है। इसके अंदर जो सर्कल होता है ना न्यूक्लियस का, वो नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ होता है। तो ये जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ये हमारे पास इस पूरे एरिया को कहते हैं। और ये जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो ये डिफरेंस होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। Moreover, genetic material never associated with histone proteins and hence no true chromosomes. जो यूकैरियोट्स होती हैं, इनका क्रोमोसोम अगर मैं निकालूंगा, इनका क्रोमोसोम अगर मैं निकालूं, तो उसके अंदर मुझे बॉल्स नजर आते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के बॉल्स नजर आते हैं मुझे। लेकिन इनका क्रोमोसोम अगर मैं निकालूंगा प्रोकैरियोट्स का, तो उसके अंदर मुझे ऐसे कोई भी बॉल्स नजर नहीं आते, यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता क्रोमोसोम के अंदर, तो वो क्रोमोसोम फॉल्स क्रोमोसोम कहलाया जाता है। वो क्रोमोसोम ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन तो है ही नहीं, जस्ट वो डीएनए मौजूद है एक छोटा सा। These organisms also do not contain other membrane-bounded structures like mitochondria, chloroplast, lysosome, etc. in their cells. इन सेल्स के अंदर हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास दूसरे ऑर्गेनल्स भी मौजूद नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर वो ऑर्गेनल्स मौजूद थे, इनके अंदर वो ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते हैं हमारे पास। ये चीज हो गई। They only contain mesosomes, which are simple enfoldings of the plasma membrane responsible for respiration, photosynthesis, nitrogen fixation, etc. They are unicellular organisms like bacteria and cyanobacteria. इनके अंदर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर तो मौजूद होता नहीं है, तो फिर ये अपना काम कैसे करते हैं? सारा मेटाबॉलिक काम। इनके जो अंदर का सेल होता है, इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, वो फोल्ड हुआ होता है। ये अपने अंदर ही अंदर फोल्ड हुए हुए होते हैं, और उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम मीजोजोम्स कहते हैं। ठीक है, मीजोजोम्स हमारे पास, इन्हीं की मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड हुई हुई होती है, आपस में फोल्ड हुई हुई होती है। तो वो फोल्ड होने की वजह से उसी फोल्डिंग के अंदर रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं, ये अपना खाना भी बना लेते हैं, ये डाइजेशन भी कर लेते हैं, इनको जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है ये उस फोल्ड्स के अंदर ही कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गई चीज। अच्छा, ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर नहीं हो सकते। प्रोकैरियोट्स हमारे पास मल्टी सेल्युलर नहीं होते। यूकैरियोट जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर दोनों होते हैं। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ही पाए जाते हैं, मल्टी सेल्युलर नहीं। ये बात हो गई हमारे पास यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। इसके बाद ये हमारे पास एक डिटेल डायग्राम है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स को लेबल करके दिखाया हुआ है। ऐसी डायग्राम्स पेपर के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आपको लेबल करना होता है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है। ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको लेबल करना होता है कौन सा स्ट्रक्चर क्या चीज है। तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियस आइडेंटिफाई कराना होता है, आपको क्रोमैटिन या क्रोमोसोम आइडेंटिफाई कराना होता है, आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कलर्ड पिक्चर्स होती है, तो फोटोकॉपी आपकी बुक्स के अंदर वो कलर्ड पिक्चर। इसके बाद अगर हम देखें तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास इन जनरली होता क्या? तो यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि मैंने बताया कि वो ट्रू न्यूक्लियस उसके पास मौजूद होता है, और उसके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। बट फोर्थ कंपोनेंट दैट इज सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। जनरली हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो वो 3 पार्ट्स हमारे पास जनरल कौन से पार्ट होते हैं? 3। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म, और चौथा पार्ट अगर प्लांट सेल हमारे पास है तो वो प्लांट सेल हमारे पास सेल वॉल भी दिखाता है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हमारे पास कॉमन होते हैं। इनमें से अगर हम पहली चीज को डिस्कस करें तो वो हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होती क्या चीज है? हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन सी लेयर होती है, जो कि पूरे सेल को कवर कर रही होती है, सेल की बाउंड्री होती है। ठीक है, वो सेल की बाउंड्री हमारे पास होती है, और वो बाउंड्री बनी हुई किससे होती है? वो लिपिड बाय लेयर से बनी हुई होती है। लिपिड्स हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके थे। फॉस्फोलिपिड हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर एक फॉस्फेट अटैच हुआ होता है।
तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर, बायलेयर का मतलब BI लेयर होती है, BI लेयर। बायलेयर का मतलब दो लेयर्स होती है हमारे पास। बायलेयर्स का मतलब एक लेयर ऊपर होती है और एक लेयर नीचे होती है। तो इस बायलेयर से हमारे पास पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन बनती है। सारे के सारे सेल्स हमारे पास जो होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर बंद हुए हुए होते हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट हुआ हुआ होता है। ठीक है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन फट जाती है तो क्या होगा, अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्म है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे ऑर्गेनल्स हैं, वो सब बाहर लीक आउट हो जाएंगे। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक तरीके का दीवार का काम कर रही है। This membrane is known as the plasma membrane. It allows cell to uptake and retain certain substances while excluding others. सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास सेल को हेल्प करती है किस काम में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स हो या फिर वेस्ट के मॉलिक्यूल्स हो, उनका अंदर आना आना जाना, जो बाहर अंदर बाहर कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स हो गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास, उनका आना जाना जो होता है उसको रेगुलेट कराती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं और कौन से मॉलिक्यूल सेल के बाहर जा रहे हैं। उसकी सारी रूल्स और रेगुलेशंस जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके का सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो हमें बताएगा कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा हमारे पास। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है सेल के। All biological membranes have the same basic molecular organization. They consist of a double layer bilayer of a phospholipids interspersed with proteins. हमारे पास कहीं भी, अगर कहीं भी हमारे पास मेम्ब्रेन की बात होती है तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है हर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। अब अगर वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो तो उसका भी, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो तो उसका भी, वो पूरे सेल की मेम्ब्रेन हो तो उसका भी, स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। स्ट्रक्चर जो मैंने बता चुका हूँ, लिपिड बायलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स ऊपर भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स नीचे वाली लेयर में भी होते हैं, और उनके दरमियान में हमारे पास प्रोटीन्स जगह जगह पे मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। The phospholipid molecules in the plasma membrane are arranged in two parallel layers. हमारे पास दो layers में होते हैं. The non-polar hydrophobic ends face each other, whereas the polar hydrophilic ends are associated with carbohydrate, proteins, etc. Plasma membrane also contains several types of lipids like cholesterol. In certain animal cells, cholesterol may constitute up to 50% of the lipid molecule. अच्छा, दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जब हम मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड हमारे पास आता है हाइड्रोफिलिक का, और एक वर्ड हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक का। ये दो वर्ड्स हमारे पास आते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो वर्ड का मतलब हो गया वाटर। फीलिक जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है लवर, ठीक है, और फोबिक का मतलब होता है हेटर, या किसी चीज से डर लगना या फिर किसी चीज से नफरत करना। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पानी को पसंद करते हैं, वाटर लवर होते हैं, पानी को पसंद करते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पानी को पसंद नहीं करते, वो पानी से दूर भागते हैं, वो पानी को रिपेल करते हैं, वो पानी को हेट करते हैं। तो लिपिड बायलेयर की जो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हमारे पास, अगर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो पार्ट हमारे पास होता है नीचे का, ये पार्ट हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। अगर मैं एक फॉस्फोलिपिड की बात करूं तो मेरे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर काफी सारे लिपिड, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरीके से हो गए, काफी सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ ये हर किसी के पास दो दो होते हैं। ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी लेयर भी मौजूद होती है। ये हमारे पास एक दूसरी लेयर भी यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं दूसरी लेयर को यूं बनाता हूं, यूं ही बनती है ना, दूसरी लेयर भी यूं ही होती है हमारे पास।
तो ये मैं गलत बना रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बताया था, फॉस्फोलिपिड के अंदर ये वाले जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब ये पानी को पसंद नहीं करती है, ये पानी से दूर भागती है। और जो सर्कल्स होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो पानी को पसंद करते हैं। अब हमारा जो सेल होता है, वो सेल हमारा एक वाटर वाले एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है। हमारा टिश्यू फ्लूइड हो गया, हमारा ब्लड हो गया, हमारे जो जितने भी लिक्विड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनमें 70% जो होता है वो वाटर मौजूद होता है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो भी वाटर के आसपास ही होगी, तो उसका वाटर के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा। अब अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बना लेता हूँ, तो हमारे पास होगा क्या, सेल के, ये सेल का बाहर का हिस्सा है, ये एक्सटर्नल है, मतलब सेल का बाहर का हिस्सा है ये, और ये मेरे पास इंटरनल है, मतलब ये सेल के अंदर का हिस्सा है। सेल के बाहर भी वाटर मौजूद होगा, सेल के अंदर भी वाटर मौजूद होगा हमारे पास। अगर मैं बाहर का वाटर देखूं, तो बाहर के हिसाब से तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है मेरे पास, जो ऊपर वाली लेयर मैंने बनाई है ये सही है, क्योंकि बाहर की तरफ कौन फेस कर रहा है, मेरे पास सारे के सारे हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं वो फेस कर रहे हैं। वो पानी को पसंद कर सकते हैं, वो पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। जो हाइड्रोफोबिक एंड्स थे वो अंदर की तरफ आ गए, वो छुप गए हैं पानी से, ठीक है, पानी का सामना कोई और कर रहा है। अगर मैं इंटरनल साइड के ऊपर देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल्स तो मौजूद है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोफोबिक हेड्स फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर गलत बना दिया। ये जो स्ट्रिंग्स हमारे पास हैं ये इधर नहीं होती, ये हमारे पास कहाँ पे होती है, ये हमारे पास ऊपर की तरफ बनी हुई, ये हमारे पास ऐसे बनी हुई होती है। ऐसे बनने से हमारे पास ये होता क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बाहर से भी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोफिलिक आ गए सारे के सारे, और यहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक आ गए। तो बाहर का जो वाटर है वो भी हमारे पास इससे काम कर सकता है, अंदर वाला वाटर भी आसानी से यहाँ पे रह सकता है। और ये बीच का जो एरिया पूरा होता है हमारे पास, ये पूरा बीच का एरिया हमारे पास हाइड्रोफोबिक हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो। अब ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर हमारे पास इस साइड के ऊपर जो ऊपर हमारे पास जो सर्कल्स होते हैं, इन सर्कल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट चीजें हमारे पास यहाँ पे ऊपर ऊपर अटैच होती है इसके, जो कि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, वो चीजें जो हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से। फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन के नाम से। इन दो साइंटिस्ट ने किया क्या था, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल बनाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली होती कैसी है और दिखने में क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनका जो स्ट्रक्चर था उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमें क्या बताता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास है वो लिपिड बाय लेयर की बनी है। इसने भी हमें सही बताया कि वो लिपिड बाय लेयर की बनी, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि सारे सर्कल्स जो है वो सब ऊपर की तरफ है, ये सारे सर्कल्स नीचे की तरफ है, और बीच वाले जो एरिया है वो सारा का सारा हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ये सारे बीच का एरिया जो है सारा हाइड्रोफोबिक है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी, ये चीज आपको समझ आ गई। फ्लूइड मोजाइक के अंदर और जो इन्होंने बातें बताई थी, इन्होंने क्या बताई थी कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर जुड़े हुए होते हैं। या तो वो प्रोटीन सिर्फ ऊपर ही लगे हुए होते हैं, या वो प्रोटीन नीचे लगे हुए होते हैं, या वो प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रोटीन हुआ, ये पूरी मेम्ब्रेन को ऊपर से नीचे तक क्रॉस कर रहा है हमारे पास, ये चीज हमारे पास हो जाती है। अगर हमारे पास प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता है तो उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दें, ठीक है। मतलब वो पूरी प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक वो आना जाना उसका वो फंसा हुआ है यहाँ पे, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। अगर कोई प्रोटीन हमारे पास सिर्फ ऊपर वाले सरफेस के ऊपर लगा हुआ होता है तो उससे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम। ये हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन हो गए जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगते हैं। The structure and arrangement of membrane proteins in the fluid mosaic model are like icebergs in the sea. The proteins occur as mosaic of the discontinuous particles that penetrate deeply into and even completely through the lipid sheet. The components of plasma membrane are mobile and capable of coming together to engage in various types of transient or semi-permeable interaction.
द प्रोटीन्स एसोसिएट विद लिपिड बाइलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। हमारे पास ये चीज मैंने बताई कि बाइलेयर वाली जो लिपिड हमारे पास जो बाइलेयर होता है, जो लेयर हमारे पास पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, इसके अंदर प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी लिपिड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बाहर आसानी से पूरी फैले हुए होते हैं, ठीक है, मतलब वो पूरे तरीके से उसके अंदर कवर कर रहे होते हैं, वो बाहर भी आ रहे हैं, वो नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, पूरा उन्होंने कवर किया हुआ। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर लगे हुए, वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, जो पूरा कवर कर रहे होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं। तो यही चीज हमारे पास है कि जो प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के अंदर होते हैं उनको दो ग्रुप्स में हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरे हमारे पास होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ही होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं उनका दूसरा नाम पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हमारे पास क्या चीज होती है, तो अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद इन द लिपिड बाइलेयर. Some of these proteins are believed to provide a channel through which water-soluble substances such as ions can pass back and forth between the extracellular intracellular compartment. हमारे पास अगर मैं इसको आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये मेरे पास अगर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोफोबिक हेड्स मौजूद हैं, ये सर्कल जो मेरे पास थे हाइड्रोफोबिक हेड्स थे मेरे पास, और इसी के साथ मेरे पास नीचे नीचे जो थे ये मेरे पास ये हाइड्रोफोबिक हो गया मेरे पास अंदर की साइड पे, और जो सर्कल्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हो गए। अब अगर मैं प्रोटीन बताऊं आपको, तो ये प्रोटीन अगर मेरे पास ऐसा कोई प्रोटीन उसने पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, वो पूरा का पूरा अंदर बाहर जा रहा है आसानी से, तो ये प्रोटीन मेरे पास कौन सा प्रोटीन कहलाएगा, ये मेरे पास इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा, ये मेरे पास इंटीग्रल प्रोटीन है। और अगर कोई प्रोटीन मेरे पास है बाहर वाली लेयर के ऊपर ऐसे जुड़ा हुआ, तो ये मेरे पास प्रोटीन जो होगा ये मेरे पास पेरिफेरल प्रोटीन कहलाएगा। ये हमारे पास दो टाइप्स के प्रोटीन्स हो गए। इंटीग्रल प्रोटीन का हमारे पास काम क्या होता है, जनरली इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो चैनल्स बनाता है, मतलब इसके अंदर एक चैनल बना हुआ होता है कि किसी भी चीज को अगर आना है तो वो इस चैनल के अंदर दाखिल होती है और बाहर से वो अंदर आ जाती है सेल। ये सेल का एक्सटर्नल है और ये सेल का इंटरनल है, ठीक हो गया। कोई भी चीज को, कोई भी न्यूट्रिएंट्स को जो वाटर सॉल्युबल हमारे पास होते हैं, आयंस हो गए, ऑक्सीजन हो गई, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, वो हमारे पास इसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, इस चैनल के अंदर आते हैं और ये यहाँ से अंदर आ जाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ ऊपर अटैच हुए, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स का क्या काम होता है, अ क्लास ऑफ प्रोटीन लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, इसे बाहर वाली साइड के ऊपर होते हैं, या तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं या तो ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर होते हैं। एग्जिबिट अ लूज एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन सरफेस। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं या तो वो बाहर वाली लेयर के ऊपर होंगे या तो वो अंदर वाली लेयर के ऊपर होंगे, किसी एक लेयर के ऊपर होंगे, पूरी दोनों लेयर्स को वो नहीं छू सकते एक वक्त में, जैसे कि इंटीग्रल छू रहा था कि वो दोनों लेयर्स को कवर कर रहा था, पेरिफेरल जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही लेयर के ऊपर है। These proteins, which may possess lipid, lipoprotein, or carbohydrate glycoprotein side chains, are arranged as mosaics within the cell membrane. Different types of cells contain different population of membrane proteins. Example, red blood cells are special membrane proteins. इनको हम membrane proteins भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास membrane proteins होते हैं। ये हमारे पास lipoprotein हो गया, क्योंकि ये लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि ये लिपिड के साथ अगर प्रोटीन जुड़ जाता है तो वो लाइपोप्रोटीन कहलाया जाता है। और इस प्रोटीन के साथ अगर अलग से मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो ये मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन कहलाया जाता है। सिर्फ ये वाला एरिया मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन कहलाया जाएगा, क्योंकि एक प्रोटीन के साथ ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाता है। इनका फंक्शन हमारे पास जो होता है वो रिसेप्टर के अंदर आता है कि ये रिसेप्टर के तौर पे हमारे पास काम है। ये हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन थी मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम करते हैं क्लास एंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास ट्रांसपोर्ट कैसे करा, कोई भी ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से